समुंदर के बीच एक बहुत बड़ा शिप तैर रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा पानी, ना जमीन और ना ही कोई और जहाज, बस हवा की आवाज़ें और समुंदर की गहरी सांसें। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। कंपास की नीडल्स अचानक एकदम तेजी से घूमने लगती हैं, रेडियो सिग्नल कट हो गया और जब हेल्प के लिए एसओएस भेजा गया तो कोस्ट गार्ड की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ चीखें, हजारों लोगों की डरा देने वाली चीखें। ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, एक ऐसी शिप की कहानी है जो समुंदर में गायब हो गया था और जब 9 महीने बाद वापस मिला तो साइंस भी उसका जवाब नहीं दे पाया। साल 1994। अमेरिका की सबसे पावरफुल शिपिंग कंपनी अटलांटिक स्टार कॉरपोरेशन ने एक ऐसा शिप बनाया जिसे उस वक्त का इंजीनियरिंग मॉन्स्टर कहा गया। नाम था AMS ओशियनिक ग्लोरी। लोग कहते थे टाइटैनिक एक गलती थी, लेकिन ओशियनिक ग्लोरी परफेक्ट है। 13 नवंबर फ्राइडे। न्यूयॉर्क से इंग्लैंड की पहली जर्नी के लिए शिप रेडी था। वेस्टर्न सेलर्स फ्राइडे को मनहूस मानते हैं, लेकिन कंपनी को इन बातों पर हंसी आती थी। 400 लोग उस शिप पर सवार हुए, 150 क्रू मेंबर्स, 250 VIP पैसेंजर्स, और उन सब की कमांड थी एक आदमी के हाथ में, कैप्टन आर्थर ब्लैक। 35 साल का समुद्री एक्सपीरियंस, लेकिन उससे ही बड़ा था उसका घमंड। जर्नी से पहले मीडिया ने उससे पूछा, क्या ये शिप कभी डूब सकता है? कैप्टन बस हंसा और बोला, खुद भगवान भी तूफान भेज दे तो भी मेरा शिप नहीं डूबेगा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि समुंदर उसकी बात सुन चुका है। पहले 3 दिन सब नॉर्मल रहा, पार्टीज, म्यूजिक, शैंपेन, लोग डांस कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके शिप के नीचे समुंदर की गहराइयों में कुछ चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा, बहुत खौफनाक। 4th नाइट, रात के 2:15 बजे। कंट्रोल रूम में फर्स्ट ऑफिसर डेविड कार्टर अपनी कॉफ़ी के साथ रडार चेक कर रहा था। तभी उसके हाथ से कप सीधा ज़मीन पर गिर गया। रडार स्क्रीन पर कुछ दिख रहा था, एक जायंट ऑब्जेक्ट शिप के बिल्कुल नीचे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो व्हेल नहीं था, सबमरीन भी नहीं, वो उनके शिप से भी कई गुना बड़ा था। डेविड का गला सूख गया। वो भागकर ब्रिज के ग्लास के पास गया और बाहर अंधेरे समुंदर को देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। नो मूनलाइट, नो स्टार्स, सिर्फ काला पानी। और फिर शिप का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा, हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल लगने लगा। क्रू मेंबर्स को ऐसा फील हुआ जैसे कोई इनविजिबल चीज उन्हें देख रही हो। रडार पर वो ऑब्जेक्ट अब शिप के पैरेलल मूव कर रहा था, बिल्कुल उनके साथ। और फिर रात के 3 बजे शिप के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे उन सब की रूह कांप गई। सारे कंपास एक साथ घूमने लगे, नेविगेशन सिस्टम ब्लिंक करने लगा, GPS स्क्रीन एक शॉक के साथ बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही टूट गया हो। और फिर GPS स्क्रीन दोबारा ऑन हुआ। स्क्रीन पर बस अजीब सी रेड कोडिंग ब्लिंक हो रही थी और बड़े लेटर्स में लिखा था 9 सिग्नल्स डिटेक्टेड। जैसे ही क्लॉक ने 3:15 हिट किया, शिप का दुनिया से हर कनेक्शन कट हो गया। कैप्टन आर्थर ब्लैक दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में आया। उसके चेहरे का घमंड अब डर में बदल चुका था। उसने बिना वक्त वेस्ट किए ऑर्डर दिया, इमरजेंसी SOS भेजो अभी। रेडियो ऑपरेटर कांपते हाथों से फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। उसने हेल्प के लिए सिग्नल भेजा, लेकिन जो आवाज वापस आई उसने रूम में खड़े हर इंसान का खून जमा दिया। वो कोस्ट गार्ड नहीं था, ना नेवी ऑफिसर। रेडियो स्पीकर से सिर्फ लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी, दर्द से भरी हुई, और इन चीखों के बीच एक अजीब सी हिसिंग साउंड। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाजें समुंदर की तह से आ रही हों। कैप्टन ने तुरंत इंजन रिवर्स करने का ऑर्डर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिप एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड में फंस चुका था, इतना पावरफुल कि उसने उसका असली रूट ही बदल दिया। वो अटलांटिक के उस एरिया में नहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। कुछ उन्हें खींच के ले जा रहा था, बरमुदा ट्रायंगल के उस हिस्से में जिसका नाम तक मैप पर नहीं था। समुंदर की सरफेस से एक थिक ग्रे फॉग उठने लगी, रेडियो एक्टिव राख जैसी, इतनी घनी कि 3 फीट दूर खड़ा इंसान भी गायब लग रहा था। पूरा शिप उस फॉग से भर गया।
पैसेंजर्स पैनिक में अपने रूम से बाहर भागने लगे। कुछ लोगों ने विंडो से नीचे झांक कर देखा और फिर उन्होंने वो चीज़ देखी। काले पानी की गहराइयों में एक जाइंट ब्लू ग्रीन लाइट धीरे धीरे मूव कर रही थी। कॉरिडोर्स में भागते हुए पैसेंजर्स को फॉग के बीच अजीब शैडोज दिखने लगे, लंबे, काले और बिना चेहरे वाले। साथ ही रेडियो से आती वो हिजिंग साउंड। सिर्फ 3 दिन के अंदर 15 से 20 लोग अपना मेंटल बैलेंस खो चुके थे और असली हॉरर अब शुरू होने वाला था। शिप पर तब और खौफ फैल गया जब पहली डिसअपीयरेंस की न्यूज़ मिली। 3rd इंजीनियर मार्कस इंजन रूम में फ्यूल पंप चेक करने गया था, लेकिन वो वापस कभी नहीं आया। क्रू ने उसे हर जगह ढूंढा पर कहीं कुछ नहीं मिला। 3 दिन बाद बॉयलर रूम के डार्केस्ट कॉर्नर में रखे हुए एक हैवी मेटल बॉक्स पर सबका ध्यान गया। गैस कटर से जब उसे काटा गया तो अंदर का सीन देखकर सब डर से कांप गए। बॉक्स के अंदर मार्कस के खून से भीगे हुए कपड़े और शूज पड़े थे, पर बॉडी नहीं थी। शिप का सारा स्टोर्ड फूड कुछ ही घंटों में सड़ गया। उसमें मोटे कीड़े भर गए, पूरा शिप बदबू से भर गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। उसी स्टोर रूम में रखा रॉ मीट बिल्कुल फ्रेश था। उससे अभी भी खून टपक रहा था। भूख और डर ने लोगों के दिमाग तोड़ने शुरू कर दिए। पैसेंजर्स अभी मैडनेस और हंगर से लड़ ही रहे थे कि तभी शिप के नीचे एक जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन वो किसी रॉक से नहीं टकराया था। एक वॉयलेंट जर्क के साथ पूरा शिप 30 डिग्री टिल्ट हो गया। सब दीवारों से टकराकर फिसलने लगे। उस इम्पैक्ट से लोअर डेक का आयरन हल फट गया और एक जाइंट होल बन गया। बाहर का काला ठंडा पानी तेज स्पीड से अंदर भरने लगा। लोग पानी में डूबने लगे। थॉमस वैन ने इमरजेंसी पंप्स एक्टिवेट किए। मशीन फुल पावर पर चलने लगी, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद सारे पंप्स एक साथ ब्लास्ट हो गए और जब पाइप्स फटे तो उनमें से समुंदर का पानी नहीं निकला, बल्कि खून मिला हुआ बदबूदार लिक्विड बाहर आने लगा। पूरे इंजन रूम में खून फैल गया। ये देखकर क्रू की हिम्मत टूट गई। पानी लगातार शिप के अंदर भर रहा था। कैप्टन आर्थर ब्लैक का घमंड अब टूट चुका था। वो घुटनों पर बैठा कांप रहा था। जब उसे समझ आ गया कि शिप अब डूबने वाली है तो उसने हैवी हार्ट के साथ लास्ट ऑर्डर दिया, अबंडन द शिप। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसान के अंदर का जानवर जाग चुका था। क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को बचाने के बजाय खुद बचने के लिए लड़ने लगे। डेविड कार्टर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और कैप्टन ब्लैक के सर पर तान दी। उसने लाइफ बोट की मास्टर कीज छीन ली। किसी तरह सिर्फ 2 लाइफ बोट सेफली पानी तक पहुंच पाई। उनमें लगभग 60 लोग सवार हुए और बाकी के 340 लोग उस मनहूस शिप पर ही रह गए। उनकी चीखें धीरे धीरे फॉग में गायब हो गईं। कैप्टन ब्लैक चुपचाप अपने कैबिन में गया। उसने लॉग बुक खोली और अपनी जिंदगी की लास्ट लाइन लिखी, गॉड हमें माफ कर देना, मेरी गलती ने सबको मार दिया। टाइम यहाँ रुक गया है और वो हमें लेने आ रहे हैं। उसके बाद उसने आंख बंद कर ली, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। जो 60 लोग लाइफ बोट में भागे थे वो पूरी रात समुंदर की लहरों से लड़ते रहे। सुबह जब सूरज निकला तो उन्होंने देखा कि वो कहीं नहीं पहुंचे। पूरी रात सेल करने के बाद भी वो उसी जायंट शिप के आसपास घूम रहे थे, जैसे वो किसी इनविजिबल लूप में फंस गए हों। और फिर अगली सुबह ओशियनिक ग्लोरी गायब हो गया। इधर अमेरिका में क्योस मच गया। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड और नेवी ने 3 महीने तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन्हें सिर्फ एक हाफ बर्न्ड लाइफ जैकेट मिली जिस पर लिखा था AMS ओशियनिक ग्लोरी। दुनिया ने मान लिया था कि शिप हमेशा के लिए समुंदर में दफन हो चुका है। 9 महीने बीत गए। फिर एक रात मियामी कोस्ट गार्ड रडार पर एक स्ट्रेंज सिग्नल मिला। रेस्क्यू टीम जब लोकेशन पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने ओशियनिक ग्लोरी खड़ा था, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी थी जैसे वह 100 साल पुराना हो, जंग लगा हुआ, टूटा हुआ, बर्फ से जम चुका। टीम फ्लैशलाइट लेकर अंदर गई। डाइनिंग हॉल में सूप अभी भी गर्म था, जैसे लोग बस अभी उठकर गए हों, लेकिन फ्लोर पर लाशों की बदबू फैली हुई थी। पैसेंजर्स के कपड़े, ज्वेलरी, शूज सब अपनी जगह पड़े थे, बस लोग गायब थे। लोअर डेक में उन्हें सिर्फ क्रू मेंबर्स की पुरानी स्कल्स मिली। 250 लोगों का कोई ट्रेस नहीं था।
तभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर से आयरन पर नॉक करने की आवाज आई। डोर तोड़ा गया और अंदर के सीन देखकर सब जम गए। 150 लोग जिंदा थे, लेकिन वो इंसान जैसे लग ही नहीं रहे थे। सूखे हुए शरीर, पागल आंखें, कांपते हुए लोग। उनमें से एक था डेविड कार्टर। रेस्क्यू ऑफिसर ने उसे पकड़कर कहा, तुम सेफ हो, 9 महीने बाद वापस आ गए। ये सुनते ही डेविड पागल की तरह चिल्लाया, 9 मंथ्स? तुम पागल हो क्या? हम तो सिर्फ 3 हफ्ते पहले निकले थे। दुनिया के लिए 9 महीने बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए सिर्फ 3 हफ्ते। यूएस गवर्नमेंट इस पूरे इंसिडेंट से डर चुकी थी, इसलिए उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि शिप एक डेंजरस स्टॉर्म का शिकार हुआ था और केस की फाइल हमेशा के लिए सील कर दी गई और उस जगह का नाम रखा गया दी डेविल्स आई। आज तक कोई शिप वहां से गुजरना नहीं चाहता, लेकिन असली शौक दुनिया को तब लगा जब 5 साल बाद साल 2000 में एक अजीब सा बुढ़ा आदमी सड़क पर मिला। जब पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए तो सबके होश उड़ गए। वो फिंगरप्रिंट्स थे कैप्टन आर्थर ब्लेक के। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रेस्क्यू के वक्त कैप्टन ब्लेक शिप पर था ही नहीं। तो वो फिर 5 साल बाद अचानक कहाँ से आया? ये राज 25 साल तक सीक्रेट फाइल्स में दबा रहा। फिर एक दिन डेविड कार्टर के ग्रैंडसन को पुराना चेस्ट मिला। उसके अंदर थी कार्टर की डायरी और कैप्टन ब्लैक का खून लगा हुआ लॉग बुक। इन्हीं एविडेंस पर एक बुक लिखी गई, द 315 पैराडॉक्स। आज तक साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। अगर उन लोगों के लिए सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे थे तो बाकी के 8 महीने और 1 हफ्ते वो शिप आखिर था कहाँ? ब्रो, मुझे ये सोचकर ही हॉरिबल लगता है कि मे बी समुंदर के नीचे कोई और दुनिया है। तो तुम्हें क्या लगता है, बरमुदा ट्रायंगल के अंधेरे में सच में टाइम ट्रैवल होता है, या फिर ये नेचर का वो टेरिफाइंग सीक्रेट है जिसे इंसान कभी नहीं समझ पाएगा? और अब सवाल तुमसे है, अगर तुम उस शिप पर होते तो क्या तुम भी वापस लौट पाते? सो हाय गाइस, आज की इस मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुम्हें यह बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।